Assalamu alaikum dear students. In this video we are going to discuss conclusion. जब हम conclusion की बात करते हैं तो किसी भी अच्छे essay के अंदर conclusion is very important in making a difference, क्योंकि conclusion पे आके examiner decide करता है कि उसने आपको पास करना है या फेल करना है। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली इट्स अ प्रॉमिसिंग थिंग, क्योंकि एग्जामिनर तब तक आपका ऐसे पढ़ेगा ही नहीं जब तक आपका इंट्रोडक्शन प्रॉमिसिंग नहीं होगा। और ऑब्वियसली अगर उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, अगर वो अप टू द मार्क नहीं है, कन्विंसिंग नहीं है, तो एग्जामिनर को ज़रूरत ही नहीं है कि वो अपना टाइम वेस्ट करे आपके ऐसे की बॉडी को पढ़ने पे। लेकिन अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है तो उसके बाद एग्जामिनर जो है वो आपके ऐसे को गो थ्रू करता है। गो थ्रू करने से मुराद है बॉडी के जो पैराग्राफ्स हैं, कोई पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया, लेकिन ज़्यादातर पैराग्राफ्स के टॉपिक सेंटेंस चेक होते हैं। थोड़ी सी बिगिनिंग पढ़ी, थोड़ा सा एंड पढ़ा, आइडिया हो जाता है कि पैराग्राफ जो है वो कितना एरिया कवर कर रहा है। लेकिन जब आप बॉडी को पढ़ लेते हैं ऐसे की, तो जहाँ पे आके एग्जामिनर ने फाइनल डिसीजन लेना होता है आपको पास या फेल करने के बारे में, दैट इज़ द कंक्लूजन ऑफ योर एसे। अब ये कंक्लूजन पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा कंक्लूजन लिखा है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर इज़ गोइंग टू गिव यू 34 मार्क्स, 37 मार्क्स, 38 मार्क्स, मगर कंक्लूजन में आके वो डिसाइड करे कि नहीं, आपने ज़्यादा एफर्ट पुट इन की है और आप ज़्यादा मार्क्स डिज़र्व करते हैं। सो कंक्लूजन इज़ समथिंग वेरी डिसाइसिव। पेपर में प्रॉब्लम ये होती है बिकॉज यू हैव ओनली 3 hours टू राइट, एंड देन यू नो बाय द एंड ऑफ द टाइम यू आर सो एग्जॉस्टेड, और आप बिल्कुल यू आर एट द वर्ज ऑफ योर नर्व्स और कोलैप्स होने वाले होते हैं। एट दैट पॉइंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली डिज़ायर टू एंड द essay वन वे और अनदर। सो क्वालिटी जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है व्हेन यू आर हेस्टिंग अ कंक्लूजन। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि कंक्लूजन एक ऐसी चीज़ है जैसे आपके खाने में डिज़र्ट होता है। तो खाना जैसा भी हो, ये नहीं कि खाना बहुत बुरा हो, लेकिन अगर मुनासिब खाना हो, लेकिन उसके बाद डिज़र्ट अच्छा प्रेजेंट किया जाए, तो जो इम्पेक्ट होता है वो बहुत लास्टिंग होता है। द सेम इज़ ट्रू फॉर योर कंक्लूजन। अगर आप एक अच्छा कंक्लूजन लिखें तो एग्ज़ामिनर वहाँ पे आके डिसाइड कर सकता है कि आपको, अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपको पास कर दे, और अगर आप पास हो रहे हैं तो एक बुरा कंक्लूजन जो है दैट कैन ऑल्सो लैंड यू इन ट्रबल। एंड आई वुड ऑल्सो मैंशन अनदर थिंग, क्योंकि कंक्लूजन की बात करें, मैं ऐसे 2-3 बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने अपना पेपर CSS क्वालिफाई किया है, बट दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू राइट द कंक्लूजन ऑफ देयर एसे। सो वो सजेशंस लिख चुके थे लेकिन कंक्लूडिंग पैराग्राफ नहीं लिख सके, या वो जो आखिर के 2-3 पैराग्राफ्स होते हैं वो मुकम्मल नहीं कर सके। बट दैट इज़ नॉट द केस कि मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगी कि आप कंक्लूजन ना लिखें तो आप पास हो जाएंगे। वो ओवरऑल इससे इतना अच्छा होता है कि एग्जामिनर को आइडिया हो रहा होता है कि ये बच्चा जो है ये टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से अपने एसे को, अपनी एफर्ट को पूरा नहीं कर सका। लेकिन उसके अलावा कोई भी केस या कोई भी सिनेरियो ऐसा नहीं होता जहाँ पे आप कंक्लूजन को छोड़ दें। कंक्लूजन शुड बी देयर। अब जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपने कंक्लूड करना है। एस्से के पैराग्राफ्स के अंदर हर पैराग्राफ कंक्लूड नहीं कर रहा होता। वी हैव सेक्शंस एंड देन ईच सेक्शन इज कंक्लूडिंग अ पॉइंट। लेकिन सेक्शन से मुराद मेरी है जो कि हम बात करते हैं फर्स्ट लेवल हेडिंग। हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर है या हमारी जो फर्स्ट लेवल हेडिंग है या हमारे जो सेक्शंस हैं, वो आप कंक्लूड करते हैं, ना कि हर पैराग्राफ। तो हो सकता है कि एक सेक्शन के अंदर आपके का एक पैराग्राफ से लेके 7-8 पैराग्राफ्स तक हो। ये डिपेंड करता है कि आपके पास नॉलेज कितनी है। अब जब हम उससे आगे चलते हैं और हम आते हैं कि आपने हर सेक्शन को कंक्लूड कर दिया, ये असर्ट कर दिया कि इस चीज़ की वजह से ये नताइज निकल रहे हैं, तो उसके बाद जो चीज़ हमारे पास रह जाती है वो एक फ़ाइनल कंक्लूजन है, जो कि पूरे के पूरे एस्से का एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट बनती है। ये वैसे ही है जैसे आपकी थीसिस स्टेटमेंट है कि आप अपने पूरे एस्से की एक ओपनिंग स्टेटमेंट देते हैं कि ये टॉपिक मुझे दिया गया था और इसके ऊपर मेरा ये चांस है। द सेम इज़ ट्रू फॉर योर कंक्लूजन, कि आप ये बताते हैं कि भाई मुझे इतनी वर्ड लिमिट दी गई थी और मैंने ये टॉपिक पिक किया था, इसमें मैं कौन से जो मेरे टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में सक्सेसफुल रहा हूँ या रही हूँ। अब मैंने आपके लिए सिलेक्शन की कंक्लूजन के लिए कुछ कंक्लूजन्स की, जो कि आपकी नोट्स की फ़ाइल में मौजूद हैं। अगर हम कंक्लूजन को ओवरऑल देखें तो कंक्लूजन प्रिडिक्शन होता है, और वो प्रिडिक्शन बहुत अच्छे तरीके से असर्ट होती है अगर आप एक कोटेशन ले आएँ। प्रिडिक्शन की जब हम बात करते हैं और आप कोई इंग्लिश बुक पढ़ते हैं तो आपको नज़र आता होगा कि उसमें लिखा होता है यूटोपिया। तो होप्स का जो कॉन्सेप्ट है यूटोपिया का, क्योंकि हम वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन में पढ़ते हैं, वो एक ऐसी आइडियल सोसाइटी है जिसमें किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
And if we are going to trace the same in Islamic system of education, then the idea would be of paradise. But now जब हम narrative की या discourse की बात करते हैं, डिस्कोर्स से क्या होता है कि अगर हम बात करेंगे अपने एस्से के अंदर पैराडाइज की, द प्रॉब्लम इज दिस दैट वी वुड बी मिसकंस्ट्रूड एज अ फंडामेंटलिस्ट एंड रेडिकलिस्ट, कि हमारे जो आइडियाज़ हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, क्योंकि हम जन्नत की बात करें, परहैप्स वी आर द वंस हु स्टिल बिलीव इन जिहाद एंड वी कैन वेज वॉर अगेंस्ट वेस्ट. सो हमने वो जो इस्लामोफोबिया है वो आड़े आ जाता है. So we don't and we can't talk about paradise, but we do talk about utopia. So utopia एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एक ऐसी दुनिया का, एक ऐसी आइडियल दुनिया का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे किसी भी इंसान को किसी दूसरे इंसान से कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जैसे हम आइडियाज़ को ट्रेस करते हैं या तो ग्रीक सोसाइटी के साथ या फिर स्टोन एज के साथ, वैसे ही जब हम फ्यूचर को ट्रेस करते हैं तो हम यूटोपिया पे लैंड करते हैं. कोटेशन जब आपने ढूंढनी होती है तो कोटेशन में आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जो कि आप पहले से आपको करके रखना चाहिए. पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में अगर कोई कुछ प्रॉमिसिंग कह रहा है तो आप वो निकाल के रखें कि फ़लाना बंदा जो है, लेट्स से स्टेफन कोहन, अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर, but Stephen Cohen is someone who sees possibilities, numerous possibilities in Pakistan, and he was very optimistic about Pakistan and very sympathetic towards Pakistan. अब optimistic होने का मुराद ये नहीं है कि he was very biased, but he had developed a bond with this land, and he was more into seeing Pakistan prosperous and its people thriving. So find someone who's saying something positive about Pakistan. You can also look for quotations from the people who take, the global community very positively and who see that there could be a very good future of humanity in days to come. And then जब आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोटेशन को देख लेंगे तो तीसरा काम ये हो सकता है कि आप कोटेशन देखें ह्यूमैनिटी के बारे में, कि ह्यूमैनिटी की के जो चांसेस हैं थ्राइव करने के वो कहाँ पे हैं. सो ये कोटेशंस आप पहले से ढूंढ के रख सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों में देख लें. उससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने एस्से में आपके पास एक रेडीमेड पॉइंट होगा और आप उसको फ्यूचर के लिए बचा के रख सकते हैं. मेरा अपना एस्से जो आपके पास है, ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर, उस एस्से के अंदर मैंने अपने एस्से को एंड किया है मार्शल मैकलुहन के आइडिया के ऊपर, जो उसका आइडिया था ग्लोबल विलेज का. दो the idea which he conceived was totally different from the idea and from the way in which global village we interpret the global village today. But the thing to mention is that he was the man, he was the pioneer, he was the man who coined the term. So जिस बंदे ने coin की है उसको end में लाने का मकसद ये था कि रीडर जो है, जिस पॉइंट पे आके रीडर के पास कुछ नहीं है, एंड रीडर इज़ नो मोर एक्सपेक्टिंग एनीथिंग न्यू, एट दैट पॉइंट आई एम ऑफरिंग समथिंग न्यू टू द रीडर. और मैं उसको बता रही हूँ कि उसने जो आइडिया दिया था वो आइडिया टोटली डिफरेंट है इस दुनिया से जिसमें हम जिंदा हैं. सो हम क्या करते हैं कि हम कंक्लूजन के अंदर कोई चीज़ सेव करके रखते हैं और उससे हम एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन जो है वो अपने रीडर के ऊपर डाल सकते हैं. ठीक है. सो यू कैन लुक इन टू माई essay as well. And for the time being, I have, selected Will Durant's essay on war and on education. Both are part of your module. On war ke andar, the concluding paragraph is just, there is one concluding paragraph. Let me read that for you. In the end, अब ये जो statement है, in the end, this very statement says that we are at the end and this is the conclusion. In the end, we must steel ourselves against utopias and be content. So ये जो utopia का word है जो घूम के हर अंग्रेजी किताब के अंदर आ जाता है, that has to do with Thomas Hobbes, and that is the ideal state, ideal place where a person, where a European, not anyone, where a European can imagine himself at peace with the rest of the world. So utopias and be content, as Aristotle recommended, with a slightly better state. We must not expect the world to improve much faster than ourselves. Let me remind you कि on war के अंदर throughout the essay, Durant का stance ये था कि war जो है, that is an art which has made indisputable progress. सो ये जो इनडिस्प्यूटेबल प्रोग्रेस की बात हुई थी, इस प्रोग्रेस का मतलब ये था कि अगर ह्यूमैनिटी में और ह्यूमन हिस्ट्री में किसी चीज़ ने थ्राइव किया तो वो वॉर है और वो वेपन्स ऑफ वॉर है. सो हम जब बात करते हैं कि
आर्ट वॉर है और हम वॉर के आर्ट की बात करते हैं, वेपन्स की बात करते हैं, इसकी कॉजेज़ की बात करते हैं जो कि साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैं। सो उस सारे से निकल के उसने कहा कि अगर हम वॉर को रिजॉल्व करें, इस कॉन्फ्लिक्ट को, तो हमारे पास आता है पीस। बट नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन पीस बिकॉज ही सेज पीस इज़ वॉर बाय अदर मीन्स। सो थ्रू आउट द इससे हमें बड़ी एक ब्लीक पिक्चर मिलती है कि इंसानियत जो है ना वो दस्तों गिरेबां हो रही है और लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और एक ही कांस्टेंट है, दैट इज़ वॉर। लेकिन जब हम एंड पे आते हैं तो एंड पे आके द राइटर can't end the essay or end the writing on a pessimistic note. There should be a ray of hope. So ray of hope का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ray of hope नहीं होगी ना, essay won't work. So अब इस बहुत ही drastic essay के बाद we see that in the end we must steel ourselves against utopia. अब ऑब्वियसली हम यूटोपिया अचीव नहीं कर सकते, बट वी कैन कंटेंट आवर सेल्स विद अ स्लाइटली बेटर स्टेट। सो बेटर स्टेट क्या हो सकती है कि भाई उतनी बुरी ना हो जितनी कि वॉर की वजह से है। We must not expect the world to improve much faster than ourselves. Obviously, if we are not bringing a change in our own lives, then obviously the world won't change. Perhaps if we can broaden our borders, just look at the language, use of modal verbs. So जब हम modal verb का इस्तेमाल करते हैं, can, may, might, so ये possibilities को show करता है कि हम hypothesis लेकर आ रहे हैं। So अगर हम broaden कर सकें अपने borders को with intelligent study, रास्ते भी बता रहा है, impartial histories, modest travel and honest thought. If we can become conscious of the needs and views and hopes of the other people, so हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है, लोगों की needs and views and hopes. And mind you, ये जो उसने 2 दफ़ा and का इस्तेमाल किया है, उसने इसलिए किया है क्योंकि सीरीज़ में उसने कहा कि needs, views and hopes, all three things are equally important. That's why there are two and of other peoples and sensitive. ये peoples का मतलब है other nations. तो अगर हम दूसरी कौमों की ज़रूरियात, उनके ख़यालात और उनकी उम्मीदों का ख्याल रखें, and sensitive to the diverse values and beauties of diverse cultures and lands, obviously we belong to a very diverse world. हर तरह की डाइवर्सिटी है, कल्चर की है, लैंग्वेज की है, इकोनॉमीज़ की है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की है, रिलीजन की है। सो इस डाइवर्सिटी की ब्यूटी को अगर हम समझें, वी शैल नॉट सो रेडली प्लंज इनटू competitive homicide, but shall find room in our hearts for a wider understanding and an almost universal sympathy. So जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है यूनिवर्सल सिंपैथी, कि हम सबके साथ सिंपथाइज़ कर सकें। और जिस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है वो है competitive homicide। हम इंसानियत का कत्ल नहीं कर सकते अपने इंटरेस्ट के लिए। We shall find in all nations qualities and accomplishments from which we may learn and refresh ourselves, and by which we may enrich our inheritance and our prosperity. Once again, look at the use of the modal verbs. May. So may means there is a positive possibility. So हम learn कर सकते हैं, refresh कर सकते हैं और enrich कर सकते हैं अपने experience को. Someday, let us hope it will be permitted to us to love our country without betraying mankind. इट विल बी परमिटेड, इट विल बी परमिटेड। सो जब हम बात कर रहे होते हैं विल की, तो विल इज़ अ प्रॉमिस मॉडल वर्ब्स के अंदर, और हम फ्यूचर टेंस के अंदर तो हम विल इज़ मोर लाइक विलिंगनेस टू डू समथिंग एंड यू आर मेकिंग अ प्रॉमिस। लेकिन जब हम मॉडल वर्ब की बात करते हैं तो विल शो करता है कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है। So it will be permitted us to love our country without betraying mankind. Mind you, he didn't use the word patriotic. तो पेट्रियाटिज़म की बात नहीं हो रही, लेकिन हम अपनी कंट्री से मोहब्बत करें लेकिन इंसानियत को बिट्रे ना करें, क्योंकि जब हम इंसानियत को बिट्रे करते हैं तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए हम वॉर को वेज कर देते हैं। सो ऑन वॉर इज़ अ वेरी लेंथी essay, but a very lengthy essay is concluded with just one paragraph. सो ये भी हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा जो पैराग्राफ है कंक्लूजन का, वो एक पैराग्राफ इज़ गुड। इट कुड बी, कंक्लूजन कुड बी ऑफ 2 पैराग्राफ्स। और अगर कंक्लूजन एक पैराग्राफ से लंबा होता है तो उस वक्त कंक्लूजन लेकर आ रहा होता है साथ में सजेशंस को। तो हमारे पास सजेशंस होते हैं, एट टाइम्स वी हैव रिकमेंडेशंस एंड वी ट्राई टू सम अप द होल डिबेट बाय सेइंग कि इस कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे रिजॉल्व किया जा सकता है। Then we have another essay that is on education, or on education ka conclusion is also one paragraph. Despite our difficulties and our sufferings in these hesitating years, we are well placed in America for building better than men have ever built before. We have in our soil a physical legacy
of unparalleled resources and in our population a stock still abounding in vitality, inventiveness and skill. अच्छा, अब आप ये देखें कि ऑन एजुकेशन के अंदर जो वो हमें बताता है कि एक्चुअली वो जो हर्बर्ट स्पेंसर वाला सवाल था कि व्हाट नॉलेज इज़ ऑफ मोस्ट वर्थ, जिससे वो गया था कि व्हाट एजुकेशन इज़ ऑफ मोस्ट वर्थ, तो उसका सवाल ये था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसने इतनी सारी चेंज लेकर आई है और हम अपने जनरेशन को क्या टीच करते हैं। लेकिन उससे जब वो आगे गया था तो उसने कहा था कि एजुकेशन बहुत कुछ अचीव नहीं करवा रही और एजुकेशन को क्या करना चाहिए। सो इतनी ड्रास्टिक पिक्चर नहीं थी ऑन एजुकेशन के अंदर जितनी ऑन वॉर के अंदर थी, बट इवन देन देयर वाज सो मच एम्फोसिस ऑन सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन बाय द एजुकेशन सिस्टम बट आर नॉट बीइंग डन एट द मोमेंट। सो अब वो कहता है कि हमारे पास, हम जब अमेरिका को देखते हैं तो वी हैव इन आवर सॉइल अ फिजिकल लेगेसी ऑफ अनपैरेलल्ड रिसोर्सेज एंड आवर पॉपुलेशन अ स्टॉक स्टिल अबाउंडिंग in vitality, inventiveness, and skill. We have in our traditions, our libraries, and our schools a cultural accumulation from many continents and ages that is so full in scope and content that no one mind could compass a thousand of its wealth. अब आप ये देखें कि उसने यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स का वर्ड यूज़ किया है कि कल्चरल एक्यूमुलेशन फ्रॉम मैनी कॉन्टिनेंट्स एंड एजेस। आप यही आइडिया और यही लाइंस जो हैं, ऑब्वियसली यू विल बी मेकिंग योर ओन सेंटेंसेस, लेकिन आप इसी आइडिया को पाकिस्तान के ऐसे के अंदर यूज़ कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ये वाइटैलिटी भी है, इन्वेंटिवनेस भी है, स्किल भी है, पैशन भी है, एनर्जी भी है, हमारे पास यूथ है, हमारे पास ट्रेडिशंस हैं, लाइब्रेरीज़ की जगह आप इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, स्कूल्स कह सकते हैं। और कॉन्टिनेंट का वर्ड जब हमारे पास आता है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं डिफरेंट कल्चर्स के साथ। सो वी हैव डिफरेंट कल्चर्स। और जहाँ तक एजेस की बात है तो आप इपोक का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप सेंचुरीज़ का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिरी बात है हमारा ताल्लुक इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ है, तो हम नए लोग तो हैं नहीं। सो आप इसी आइडिया को यूज़ कर सकते हैं कि हम कितने वेल्दी लोग हैं और कितना हमारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सकता है। इट इज़ द फंक्शन एंड हाई डेस्टिनी ऑफ एजुकेशन टू पोर दिस सिविलाइजिंग हेरिटेज। अच्छा, अब क्या है फंक्शन एंड हाई डेंसिटी ऑफ एजुकेशन क्या है कि वो पोर करे, उंडेले इस सिविलाइजिंग हेरिटेज को into the vigorous talk that the gifts of the earth may be more intelligently exploited than before, that our prosperity may be more widely distributed, that our riches may flower into finer manners and morals, profounder literature and saner art. I do not doubt that on this broadcast basis of educational opportunity and material possibilities, look at the choice of words: educational opportunity and material possibilities ever known, we shall build a society and a civilization comparable with the best and capable of adding some measure of wisdom and beauty to the inheritance of mankind. Ignore this 44, it has been placed over there by mistake. So फेथ किस चीज़ में, हालांकि उसने कहा है कि अमेरिकन सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो फेल हो चुका है, ये बात उसने अपने ऐसे के शुरू में कही थी, लेकिन जब एंड आता है तो वो कहता है कि हमें अपने पोटेंशियल में, अपने हेरिटेज में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपनी एज के अंदर जो हमारे यहाँ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज हुई है उसके अंदर हमें यकीन रखना है। और अगर हम ये काम करेंगे तो मटीरियल पॉसिबिलिटीज़ और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ हम एक ऐसे मुआशरा और एक ऐसी सिविलाइजेशन बनाएंगे जो कि कंपेरेबल है ओनली विद द बेस्ट। I do understand that Durant is talking about America, but why not? If you are talking about Pakistan, why not? You can use the same idea and show that there is potential in Pakistan. In that this regard, I would suggest you to go through Mohsin Hamid's essay, Why Pakistan Would Survive, because that is a very good essay and it ends on a positive note that there is hope in the future of Pakistan. So you can go through that essay and you can, hand pick some quotations जो कि आपको महसूस होगा कि आप उसको पाकिस्तान के किसी भी essay के अंदर एक positive note के साथ उनको add कर सकते हैं। इसी फ़ाइल के अंदर आपको एक कंक्लूजन जो मैंने अलहदा करके कंक्लूजन में रखी है वो है सजेशंस, जो कि विल ड्यूरेंट ने ही अपनी किताब में फॉलन लीव्स में दिए हैं। वो सजेशंस इसलिए लिखे हैं कि अगर आप एक यूनिवर्सल सजेशंस की बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, सो एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि आपने किसी वेल नोन राइटर के सजेशंस जो है उनको पहले पढ़ा हो। अब ये हमारे पास ऐसे है फंक्शंस ऑफ अ टीचर रिटन बाय रसल।
इसका कंक्लूजन ये है, द थिंग अबव ऑल दैट अ टीचर, इस ऐसे का आइडिया ये था कि टीचर जो है वो एक पब्लिक सर्वेंट है, और जब हम पब्लिक सर्वेंट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो पब्लिक सर्वेंट जो है किसी अथॉरिटी के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा होता है। और अथॉरिटी के इंटरेस्ट से मुराद ये होती है कि हम कहते हैं कि एजुकेशन जो है उसका एक पॉलिटिकल मोटिव है, और वो पॉलिटिकल मोटिव सर्व करवाना है। सो एजुकेशन जो है वो कंफॉर्म करेगी, ठीक है। सो हम फंक्शंस ऑफ टीचर की बात करते हैं, तो टीचर को क्या देना चाहिए कि उसका फंक्शन जो है वो इफ़ेक्टिव हो सकता है। अब इसमें वो कहता है कि द थिंग अबव ऑल that a teacher should endeavor to produce in his pupil if democracy is to survive is the kind of tolerance that springs from an endeavor to understand those who are different from ourselves. एक बात जो आपको समझनी पड़ेगी पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि पाकिस्तान का मसला ये है कि हम एक इनटॉलरेंट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। और जब मैं इनटॉलरेंट कहती हूँ तो इनटॉलरेंस का हाल ये है कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हर तरह से, ठीक है। सो इवन इसकी इसकी एपिटॉमी इसकी ये है कि हम देखते हैं कि एक सूबा दूसरे सूबे का मसला हल होते हुए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो प्रॉब्लम ये है कि वी हैव एन इनटॉलरेंट सोसाइटी। तो टीचिंग से, अगर एजुकेशन से हमने चेंज लानी हो तो टीचर क्या कर सकता है कि वो, अगर डेमोक्रेसी ने सर्वाइव करना है तो टीचर जो है वो बच्चों के अंदर प्रोड्यूस करे टॉलरेंस, जो कि इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आती है कि जो हमसे डिफरेंट हैं हमने उनके साथ सर्वाइव कैसे करना है। इट इज़ परहैप्स अ नेचुरल ह्यूमन इम्पल्स टू व्यू विद हॉरर and disgust all manners and customs different from those to which we are used. बहुत नेचुरल सी बात है कि हम हॉरर और डिस्गस्ट के साथ उन तमाम मैनर्स और कस्टम्स को देखते हैं जो कि हमारे मैनर्स और कस्टम्स से डिफरेंट हैं। एंड्स एंड सैवेजेस पुट स्ट्रेंजर्स टू डेथ। सो ये उसकी हमारे पास बहुत अच्छी मिसाल आ गई। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे उसने हमें सपोर्टिंग डिटेल जो है वो एग्जाम्पल वाली दे दी, और यहाँ पे वो हमें एक्सप्लेन कर रहा था कि वो जो बात कह रहा है उस बात से उसकी मुराद क्या है। सो उसने कहा एंड्स एंड सैवेजेस जो हैं वो स्ट्रेंजर्स को पुट स्ट्रेंजर्स टू डेथ, एंड दोज हु हैव नेवर ट्रेवल्ड either physically or mentally find it difficult to tolerate the queer ways and outlandish beliefs of other nations and other times, other sects and other political parties. एक चीज़ जो हम कंसिस्टेंटली देखते हैं वो ये है कि वो लोग जो ट्रेवल नहीं करते वो बहुत इंटॉलरेंट होते हैं और बहुत एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी डाइवर्सिटी को अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं होता। और ड्यूरेंट भी बहुत दफ़ा सजेस्ट करता है कि टूरिज़म जो है, ट्रैवलिंग जो है वो उसको प्रमोट करता है, नॉट टूरिज़म, वो ट्रैवलिंग की बात करता है कि एजुकेशन का एक पार्ट होना चाहिए ट्रैवलिंग। सो यहाँ पे रसल जो है वो भी यही कह रहा है कि ट्रैवल जो लोग नहीं करते वो क्वेयर वेज एंड आउटलैंडिश बिलीफ्स जो होते हैं, दूसरी कौमों के, दूसरे ज़मानों के, दूसरे मज़ाहिब के, फ़िक्कों के या पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनकी तरफ हॉस्टाइल हो जाते हैं। दिस काइंड ऑफ इग्नोरेंट इंटॉलरेंस is the antithesis of a civilized outlook and is one of the gravest danger to which our overcrowded world is exposed. So problem क्या है कि ये gravest danger है हमारे overcrowded world को, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हैं। Even if we look at Pakistan, it's a polyethnic multiracial society. So हमें क्या नज़र आता है कि इस सोसाइटी के अंदर, इस ओवर क्राउडेड सोसाइटी के अंदर अगर लोग इनटॉलरेंट हो जाएंगे तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कहीं और जाने की या सर्वाइव करने की। The educational system ought to be designed to correct it, but much too little is done in this direction at present. In every country, nationalistic feeling is encouraged. एजुकेशन सिस्टम को ऐसे बनाना चाहिए कि वो हमें इन जो डिफरेंसेस हैं इनके साथ इट मस्ट ब्रिंग इट टू टर्म्स विद दिस डिफरेंसेस, लेकिन ऐसा कोई आउटलुक है ही नहीं। और हर कंट्री जो है वो अपना नेशनलिस्टिक फीलिंग जो है उसको इनकरेज करती है, और एंड स्कूल चिल्ड्रन आर टॉट व्हाट दे आर ओनली too ready to believe that the inhabitants of other countries are morally and intellectually inferior to those of the country in which the school children happen to reside. तो हम क्या करते हैं कि दूसरे ममालिक जो होते हैं हम कहते हैं कि उनके जो लोग हैं वो मॉरली और इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर हैं, और इस आइडिया के ऊपर सर्वाइव करता है कि हम अपने यंग ब्रेन्स को पेट्रियाटिज्म फीड करते हैं। Collective hysteria, the most mad and cruel of all human emotions, is encouraged instead of being discouraged. तो collective hysteria को encourage किया जाता है and the young are encouraged to believe what they hear frequently said rather than what there is some rational ground for believing. In all this, the teachers are not to blame. They are not free
They are not free to teach as they would wish. It is they who know most intimately the needs of the young. It is they who through daily contact have come to care for them, but it is not they who decide what shall be taught or what the methods of instructions are to be. यहाँ पे वो limitations आई जो आके वो कहता है कि टीचर्स जो हैं उनको एक फील्ड का बहुत अच्छी तरह पता होता है, लेकिन उनके पास ये फ्रीडम ही नहीं है कि वो उस फील्ड में रहते हुए डिसाइड करें, बल्कि उन्हें अपना सब्जेक्ट छोड़ के उनको जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को चलाना पड़ता है. There ought to be a great deal more freedom than there is for the scholastic profession. It ought to have more opportunities of self determination, more independence from the interference of bureaucrats and bigots. No one would consent in our day to subject the medical men to the control of non medical authorities as to how they should treat their patients, except, of course, where they depart criminally from the purpose of medicine, which is to cure the patient. So, कितनी important बात है, and such a good example कि वो कहता है, रसल हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी मेडिकल जो मैन है उसको नॉन मेडिकल अथॉरिटीज़ नहीं बता सकती कि पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है. ठीक है. सो ये काम उस बंदे का है जो कि जिसने मेडिसिन पढ़ी है. द टीचर इज़ अ काइंड ऑफ अ मेडिकल मैन whose purpose is to cure the patient of childishness, but he is not allowed to decide for himself on the basis of experience what methods are most suitable to this end. A few great historic universities, by the weight of their prestige, have secured virtual self determination, but the immense majority of educational institutions are hampered and controlled by men who do not understand the work with which they are interfering. The only way to prevent totalitarianism is in our highly organized world is to secure a certain degree of independence for bodies performing useful public work, and among such bodies teachers deserve a foremost place. अब ये वाली जो line थी, the teacher is a kind of medical man whose purpose is to cure the patient of childishness, and he is not allowed to decide for himself on the basis of experience what methods are most suitable to the end. ये एक ऐसी line है जिसको आप easily उठा सकते हैं कोर्ट के तौर पे. तो आप अगर एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन द वे फॉरवर्ड की बात करें, पाकिस्तान में एजुकेशन के मसाइल की बात करें, तो मसला ये नहीं है कि टीचर्स को ट्रेन नहीं किया जाता. मसला ये है कि टीचर के पास लिबर्टी नहीं है कि वो अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सके या किन लाइंस के ऊपर बच्चे को एजुकेट करना है. और फिर यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गई कि कुछ ग्रेट हिस्टोरिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ख़ुद कंट्रोल किया है, लेकिन एक इमेंस मेजॉरिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कंट्रोल किए जाते हैं उन लोगों के थ्रू जो कि पता ही नहीं है उन्हें कि वो किस काम में इंटरफेयर कर रहे हैं. ठीक है. The teacher, like the artist, the philosopher, and the man of letters, can only perform his work adequately if he feels himself to be an individual directed by an inner creative impulse, not dominated and fettered by an outside authority. So this is once again ये बहुत अच्छी कोटेशन है हमारे पास कि टीचर जो है वो तभी काम कर सकता है जब एक आर्टिस्ट, एक फ़िलासफ़र या एक अदबी इंसान की तरह उसकी इनर ड्राइव हो, इनर क्रिएटिव इम्पल्स हो, जिसके थ्रू वो मोटिवेट हो, ना कि किसी बाहर की अथॉरिटी के थ्रू काम करे. It is very difficult in this modern world to find a place for the individual. He can subsist at the top of a dictator in a totalitarian state or a plutocratic magnate in a country of large industrial enterprise, but in the realm of the mind, it is becoming more and more difficult to preserve independence of the great organized forces that control the livelihoods of men and women. If the world is not to lose the benefits, if the world is not to lose the benefit to be derived from its best mind, it will have to find some method of allowing them scope and liberty in spite of ऑर्गेनाइजेशन. सो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमने रिटेन करना है, बचाना है इस दुनिया को, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम जो इंडिविजुअल्स हैं उनको जगह दें और उनको जो ये हमारी जो सोसाइटी है इसको ऑर्गेनाइज रखते हुए इंडिविजुअल को इतनी लिबर्टी दें कि वो अपने एक्ट्स को अपने बेस्ट कॉन्शियस के मुताबिक परफॉर्म कर सके. दिस इन्वॉल्व्स अ डिलिबरेट रिस्ट्रेन ऑन द पार्ट ऑफ दोज हु हैव पावर एंड अ कॉन्शियस रियलाइजेशन दैट देयर आर मेन टू whom free scope must be afforded. अब ये वाले जो सारा उसका पैराग्राफ चल रहा है ये लिमिट करने के ऊपर है कि हम अथॉरिटी को लिमिट करें और उन लोगों को अपना काम करने दें जिन्हें पता है कि क्या करना है. ठीक है. सो ये हमारे सामने एक फ्यूचर की तरफ लाइन आ रही है कि अगर ये लोग जो है ये अपना काम जो है या अपनी इंटरफेरेंस को कम कर देंगे तो किसी और का काम आसान हो जाएगा.
Renaissance popes could feel in this way towards Renaissance artists, but the powerful men of our day seem to have more difficulty in feeling respect for exceptional genius. The turbulence of our times is inimical to the fine flower of culture. The man in the street is full of fear and therefore unwilling to tolerate freedoms for which he sees no need. Perhaps we must wait for quieter times before the claims of civilization can again override the claims of party spirits. Meanwhile, it is important that some at least should continue to realize the limitations of what can be done by organization. Every system should allow loopholes and exceptions, for if it does not, it will in the end crush all that is best in man. अब आप ये देखें कि जब ये हमारे पास शुरू हुआ था हमारा कंक्लूजन, तो उसने टॉलरेंस की बात की थी। एंड पर आकर उसने फिर टॉलरेंस की बात की है। कोहेरेंस यही होती है कि ऐसा नहीं होता कि एक आइडिया आप छोड़ देते हैं। आपने एक आइडिया दिया है, आप उस आइडिया को दोबारा भी लेकर आते हैं, बिकॉज ऑल आइडियाज़ आर इंटर रिलेटेड। तो अब यहाँ पे क्या बात हुई है, उसने कहा है कि जो द मैन इन द स्ट्रीट इज़ फुल ऑफ फेयर एंड देयर फॉर अनविलिंग टू टॉलरेट फ्रीडम्स फॉर विच ही सीज नो नीड। तो हम जब दूसरों को फ्रीडम देते हैं और हमें लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी फ्रीडम हमारे लिए ही है, और हम उन लोगों को जो कि हमसे मुख्तलिफ हैं टॉलरेट नहीं कर सकते, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अफ्रेड हैं। तो वो कहता है कि जब हालात बेहतर होंगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिविलाइजेशन जो है वो अपने आप को बेहतर करेगी, इन लिमिटेशंस को रिवाइज करेगी। अब ये वाला जो हमारा कंक्लूजन एंड में जा रहा है, तो ऑब्वियसली इट शोज़ होप कि ज़ाहिरी बात है कि जब बेहतर टाइम्स आएंगे और दुनिया जो है वो एक बेहतर जगह होगी, तो ज़ाहिरी बात है कि हम जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको ज़्यादा टॉलरेंट बता सकते हैं, और जब वो टॉलरेंट होंगे तो मुआशरा जो है वो बेहतर हो जाएगा। सो कंक्लूजन जो है वो ना सिर्फ उस पूरे के पूरे टॉपिक को कंक्लूड कर रहा होता है, बल्कि वो फ्यूचर की तरफ भी जाता है कि अगर हम उसी इंसिडेंट को, उसी इवेंट को फ्यूचर में लेके जाएं तो उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन क्या हो सकती है, और उस पॉजिटिव डायरेक्शन के थ्रू हम मुआशरे को कैसे देखते हैं। तो अगर ये जो टोटल फोर्स है, टोटेलिटेरियन फोर्सेस हैं, अगर इनकी अथॉरिटी को कर्ब किया जाए और टीचर को अथॉरिटी दी जाए, तो जो बेस्ट है इंसान में उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, कंक्लूजन ऑलवेज एंड्स ऑन अ पॉजिटिव नोट। और आप चाहें तो इसमें से उठा भी सकते हैं, किसी के कंक्लूजन में से कोटेशन निकाल सकते हैं और उस कोटेशन को अपने कंक्लूजन में प्लेस कर सकते हैं। एग्जामिनर को तो नहीं पता कि आपने रीडिंग जिस चीज़ की थी वो कंक्लूजन था या इंट्रोडक्शन था, बट इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को पढ़ के पॉइंट्स बनाना इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव वे ऑफ मेकिंग नोट्स। और अपने स्टेटिस्टिक्स जो हैं, अपने जो रेफरेंसेस हैं, उनको ऐड करने का बहुत अच्छा तरीका है, बिकॉज इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। Okay, students, there are some more conclusions from your notes, and I'm not going to go through each one of them the way I've gone through the previous ones. Ideas that have helped mankind का conclusion भी इसमें शामिल है, that is also one paragraph, you can go through it. एंड्रयू हेवुड की किताब ग्लोबल पॉलिटिक्स के कंक्लूशंस बहुत अच्छे हैं। अच्छे इस सेंस में है कि वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, और क्योंकि पूरे चैप्टर का क्रक्स है, सो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप उस कंक्लूजन को पढ़ें और आपको समझ आए कि दरिया को कूजे में कैसे बंद करते हैं। अब ये चैप्टर है आइडेंटिटी, कल्चर एंड चैलेंजेस टू द वेस्ट। इस्लामोफोबिया के लिए भी आपके काम आ सकता है कि आपको समझ आएगा कि एनिमी विद इन और एनिमी विदाउट कैसे इस्लाम के आइडिया जो है उसको अफेक्ट कर रही है, और वेस्ट की इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम जो है वो कैसे हो रही है। सो अब ये कंक्लूजन शुरू होता है, नॉट ओनली हैज़ द मुस्लिम वर्ल्ड बीन ट्रबल्ड एंड चैलेंज्ड बाय इट्स एनकाउंटर विद द मॉडर्नाइज्ड वेस्ट, बट द वेस्ट हैज़ ऑल्सो एट टाइम्स स्ट्रगल टू कम टू टर्म्स विद इस्लाम। सो ये हमारा ज़रा वो हो रहा है, इनकम्पस हो रहा है कि वेस्ट ने भी ये प्रॉब्लम्स जो है उसको फेस किया है, और इस्लामिक थ्रेट जो है वो इंटरनल है और एक्सटर्नल है। और फिर जब पढ़ने का तरीका ये होता है कि जब आप उसको जल्दी पढ़ना होता है आपने, तो आप क्या करते हैं कि आप किसी भी पैराग्राफ की फ़र्स्ट लाइन पढ़ते हैं और आखिरी लाइन पढ़ते हैं। तो इसकी आखिरी लाइन है, it is also noted that while not second generation Muslim immigrants, many of those who established Al Qaeda and almost all of the men involved in the 9/11 attacks knew the West and in some cases had received a Western education. So problem ये है कि बहुत सारे लोग जो इन अटैक्स में, टेररिस्ट अटैक्स में थे, उन्होंने वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन में पढ़ाई हासिल की थी, एंड दे वर वेल वर्स्ड इन ऑल दोज थिंग्स दैट आर यूज्ड बाय वेस्ट। सो ये एक उसने आइडिया को इनकम्पस किया। फिर वो कहता है वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैव रिएक्टेड टू द ग्रोथ ऑफ इस्लामिक कॉन्शियसनेस इन अ वैरायटी ऑफ वेज। सो यहाँ पे वो सम अप करेगा कि वो वैरायटी ऑफ वेज कैसी हैं,
मल्टी कल्चरलिज्म को कैसे देखा है, डिफरेंट चीज़ों को कैसे, कल्चर को पर्टिकुलरली इस्लामिक कल्चर को वेस्ट कैसे लेके चला है. Or it is also evident that homegrown terrorism appears to be least in evidence in the USA, despite being the great Saturn for many Islamists, perhaps because of all Western societies. The USA, through its constitution and the Bill of Rights, is more clear about the values and principles on which its society is founded. तो जाहिर बात है कि जब हम अमेरिकन ड्रीम की बात करते हैं और अमेरिका को ऐसा मेल्टिंग पॉट कहते हैं डिफरेंट आइडेंटिटीज़ का, डिफरेंट एथनिसिटीज़ एंड नेशनैलिटीज़ का, तो वो इसीलिए क्योंकि वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करता है. अगला पैराग्राफ है, इस्लाम इज़ ऑल्सो समटाइम्स पोर्ट्रेड एज एन एनिमी विदाउट कन्फ्रंटिंग द वेस्ट फ्रॉम बियॉन्ड इट्स ओन शोर्स. और एंड हमारा निकलता है, a great emphasis on promoting democracy was evident under the Clinton administration. अब वो democracy की तरफ हम जा रहे हैं कि democracy is the solution. और आखिरी line हमारे पास आती है, the issue of democracy promotion has nevertheless remained highly contentious, especially because of its links to the war on terror. So हमारे पास एक this is more like summary of the whole essay plus 2 comments के जो इस्लामिक थ्रेट है वो इंटरनल कैसे है और एक्सटर्नल कैसे है. तो बाज़ औक़ात हम अपने कंक्लूजन के अंदर पॉइंट को ऐड भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो पॉइंट इज़ मोर लाइक कि हम एक ओवरव्यू देते हैं. जैसे हमारे पास फराज का एक एसे है कल्चर, नेशनलिज्म, कल्चर एंड आर्ट के ऊपर, जिसके एंड में वो कहता है कि आर्ट जो है उसका ड्यूअल फेस होता है. तो जब वो ड्यूअल फेस की बात करते हैं तो एंड में आके वो कहते हैं कि आर्ट जो है उसका इंटरनल काम ये होता है कि वो एक कौम को दिखाता है कि आप क्या हैं, और उसका एक्सटर्नल आस्पेक्ट ये होता है कि वो दुनिया को दिखाता है कि आप क्या हैं. और ये दोनों चीज़ें मिलके जो हैं वो आर्ट को इम्पॉर्टेंट बनाते हैं किसी कल्चर को और नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए. अब ये पॉइंट फराज ने बिल्कुल एंड में आके एसे के शामिल किया है. तो ऐसा नहीं होता कि एसे जो होता है वो हमेशा ड्राई होता है, बैरन होता है, उसमें कोई नया आइडिया नहीं आता. नया आइडिया आ सकता है, लेकिन वो नया आइडिया वो होता है जो कि हमारे पूरे के पूरे एसे के ऊपर कमेंट्री कर रहा होता है. Then we have conclusion to the chapter poverty and development, the issue of developing world that has been prominent since the debt crisis of the 1970s and 1980s. और ये debt crisis जो है वो चल रहा था, powerful voices were raised against debt relief. तो हमारे पास ये आ गया reaction. After international aid and debt relief, the third priority within the anti-poverty agenda is the global trading system. So global trading system की बात हो रही है, और एंड में जाके, however, the extent to which such campaigns, which often focus on changing consumer preferences in the developed world in order to alter companies' commercial practices, can elevate poverty is necessarily limited. More significant progress establishing fair trade requires the reform of the global trading system itself. So हमने अगर चेंज करना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है हम उसी को बदल दें. आपने ये वाले दो, ये जो हमारे पास आइडेंटिटी, कल्चर एंड चैलेंजेस टू द वेस्ट, और ये वाला जो दूसरा हमारे पास इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है हमारे पास पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट का, इसको और इसके बाद अगले वालों को भी देखें तो दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट from the way in which conclusion has been written by Will Durant and Russell, क्योंकि वो प्योरली ऐसे ही लिख रहे थे. किताब का चैप्टर भी ऐसे की एक फॉर्म होता है, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है. एंड देन वी डू अंडरस्टैंड कि किताब का हर चैप्टर जो होता है वो कंक्लूड होता है, लेकिन आखिर में किताब इट सेल्फ कंक्लूड होती है. तो एंड्रयू हेविट का एक पूरा का पूरा चैप्टर है कंक्लूजन का, जिसमें वो फ्यूचर की बात करता है, तो डेमोक्रेसी की भी बात करता है, इकोनॉमी की भी बात करता है, क्लाइमेट की भी बात करता है. आप उस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको एक पॉजिटिव पिक्चर जो है वो ज़्यादा बेहतर मिल जाएगी. दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस, इस चैप्टर को आप अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो यूनाइटेड नेशंस के ऊपर आपका ऐसे तैयार हो जाएगा. द यूएन इज़ नो स्ट्रेंजर टू कंट्रोवर्सी एंड क्रिटिसिज्म. तो उसको ज़ाहिर बात है कि वो कंट्रोवर्शियल है, उसको क्रिटिसाइज भी किया गया है. A further issue is that the security challenges facing the modern UN are vastly different from those in earlier decades. That is also true कि जो challenges हैं वो बदल गए हैं. In the light of these challenges, the issue of UN reform has become increasingly prominent. तो किस चीज़ की ज़रूरत है कि UN को reform किया जाए. और आखिरी हमारे पास लाइन निकलती है, the much criticized Commission on Human Rights may have been replaced by the Human Rights Council, but as its unwillingness to criticize Sri Lanka in 2009 for the conduct of its civil war against the Tamil Tigers demonstrated serious human rights violation, can still
escape sanction. सो बात क्या हो रही है कि यूएन जो है वो सक्सेसफुल तो रहा है एक डिटेल्ड बॉडी की तरफ से जिसने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की लेजिस्लेशन की है, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि हाउ एवर गिवन द रेंज ऑफ इंटरेस्ट दैट ऑपरेट इन एंड थ्रू द यूएन, it has been less easy to ensure that these bodies act in a robust way. So progress तो उसने की है, लेकिन मसला ये है कि उसके अंदर इतने सारे इंटरेस्ट आ जाते हैं और वो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि हर चीज़ को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है. सो राइटर जो है वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि यूएन की इटसेल्फ लिमिटेशंस क्या हैं और उनको रूम भी दे रहा है और साथ ही यूएन को अपलॉड भी कर रहा है. दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एस्से on comprehensive chapter on United Nations. Then we have this conclusion: images of the global future. Environmental activists have long argued that the world is effectively sleepwalking into ecological disaster. So sleepwalking क्या होता है? You don't know where you are going, and then you are, going to bump into something. तो हम ecological disaster की तरफ जा रहे हैं. और जो इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हैं हमारे प्लानट को, डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ द रेन फॉरेस्ट, पोल्यूशन ऑफ द सीज, डीप इंक्लूडिंग डीप ओशंस, डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी एंड सो ऑन, ये सारे के सारे थ्रेट्स जो हैं वो हमारी दुनिया जो है वो फेस कर रही है. Nevertheless, there are those who argue that the specter of environmental catastrophe conjured up by the environmentalist has been greatly exaggerated, preventing a balanced appraisal of the cost of climate change and its possible solution. So that there is also, हमारे पास एक counter narrative भी है कि कैसे चीज़ों को एग्जैजरेट किया जा रहा है. और फिर हमारे पास जब एंड आता है, सो सच अ व्यू जनरली फेवर्स adaptation strategies to climate change over mitigation strategies on the ground that the former are substantially cheaper. Okay जी, पूरी लाइन आ गई. Examples of supposed easy wins is mitigating climate change include improving recycling rates, improved insulation of houses and workspaces, the introduction of hydrogen vehicles, changing the diet of cows to reduce the release of the methane gas, and the use of concentrated solar power. तो हमारा ऐसे जो चैप्टर जो है वो आके एंड होता है कि कौन सी चीज़ें हैं जिनमें एक बेहतरी आई है, कौन सा ह्यूमन फैक्टर है जिसको कम किया गया है, ताकि इकोलॉजिकल जो हमारे पास द वर्ड वाज इकोलॉजिकल डिज़ास्टर जिसमें हम स्लीप वॉक करने वाले हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके. सो किताब का जो चैप्टर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट कंक्लूड होता है, लेकिन कंक्लूजन को एज अ समरी समझने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और साथ ही अच्छी बात ये होती है कि बाज़ वक़्त कंक्लूजन में हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं सजेशंस वाले पॉइंट्स. तो एक तो ऐसे होता है जो आता है हायर एजुकेशन इल्स एंड रेमेडीज. सो एग्जामिनर हिमसेल्फ इज़ आस्किंग यू टू गिव सॉल्यूशंस, रेमेडीज़. इस एस्से का तो पार्ट है रेमेडीज़, लेकिन अगर आपके एस्से में रेमेडीज़ नहीं पूछी गई और आपको कहा जाता है कि जी द प्रॉब्लम्स इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, नाउ यू आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स. द ओनली पार्ट वेयर यू कैन अकोमोडेट सजेशंस और रिकमेंडेशन इज़ द कंक्लूजन ऑफ योर एस्से. तो हमें स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली पढ़ना होता है. Then we have the conclusion of the book Pakistan Beyond the Crisis State, compiled by Maliha Lodi. इसमें सारे में उसने जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन में समरी देना. सो ये समरी किस तरह है कि ये किताब जो है उसमें किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, क्या कंट्रीब्यूट किया, व्हाट दिस बुक हैज़ आल्सो एम्फसाइज्ड, किस चीज़ पे किताब जो है वो एम्फसाइज कर रही है, और क्या गोल्स हो सकते हैं अगर पाकिस्तान को हमने इम्प्रूव करना है, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए. और एक पूरा जिसे कहते हैं ना इनकम्पस किया है कि पाकिस्तान की कंडीशन को, पाकिस्तान को क्राइसिस से बाहर लाने के लिए और पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड. इसको आप पढ़ के देखिएगा और फिर ये देखें कि इसके अंदर जो सजेशंस दिए गए हैं कंक्लूजन के अंदर वो आप अपने किसी भी एस्से के अंदर ईजीली अकोमोडेट कर सकते हैं. सो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें से कोटेशंस निकाल सकते हैं. पाकिस्तान 50 ईयर्स ऑफ नेशनहुड इज़ अ वेरी गुड बुक बट शाहिद जावेद बरकी. ये किताब अब पब्लिश नहीं होती है, लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने निकाल के आपके नोट्स में ऑलरेडी शामिल कर दी हैं. सो इसका कंक्लूजन जो है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बात करते हैं कि कैसे मुसलमान जो है वो एज अ माइनॉरिटी इन ब्रिटिश इंडिया से लेके कैसे वो पाकिस्तान बनाने तक आए, और कैसे यहाँ पे ये देखें, लुक एट दिस पॉइंट जहाँ पे ये हमारे पास आया. इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ अप्रोप्रिएट टू हाईलाइट 8 कंक्लूजन्स. तो वो 8 कंक्लूजन उन्होंने अपनी किताब में क्या निकाले हैं. सो वो हमारे साथ 8 के 8 कंक्लूजन्स जो है वो शेयर किए गए हैं. और इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आपके साथ नंबरिंग होकर चीज़ चल रही होती है तो हम एक ऑर्डर में रहते हैं, हमारे पास कि हमें पता होता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं.
हमारे पास ये भी एक बहुत अच्छा कंक्लूजन है और आपको कंक्लूजन को समझने में भी मदद देगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो थ्रू ईच एंड एवरी थिंग दैट इज़ गिवन इन योर नोट्स. तो लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने आपके लिए जो चीज़ें सिलेक्ट की हैं, बिलीव यू मी, वो मैंने बहुत मेहनत से सिलेक्ट की हैं. और वो मेरी बहुत सालों की रीडिंग का एक क्रक्स है. और इसलिए नहीं है कि आई वॉज अ सी एस एस एस्पायरेंट, आई वॉज never an aspirant, but actually I had this, desire to read. And because I was reading different things from different platforms, and then when I started teaching teaching CSS students, then I was in a position to take benefit from all those things that I've gone through. और जो मेरी एक ट्रेनिंग थी नोट्स बनाने की, चीज़ों को पढ़ने की, उनको एक्यूमुलेट करने की और उनके पॉइंट्स बनाने की, उसी पे चलते हुए जैसे मैं अपने नोट्स बनाती वैसे ही मैंने आपके लिए नोट्स जो हैं वो कंपाइल किए हैं, चीज़ें इकट्ठी की हैं. इसको बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू कीजिएगा. और आप इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको ज़ाहिरी बात है यू विल बिकम मोर फेमिलियर विद फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग. और उसके साथ ही एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो आपको मिलेगा वो ये है कि इन्हीं चीज़ों में से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आएंगे जिन्हें आप कोट कर सकते हैं. जब आप कोट कर सकते हैं तो सर्टेनली इसका मतलब है कि आपके पास आपके नोट्स बनते जा रहे हैं, रेफरेंसेस आते जा रहे हैं, आपका पूरा का पूरा एस्से इम्प्रूव होगा. एंड ऑब्वियसली द टेक्निक इज़ देयर. जब तक आप टेक्निक के साथ नहीं चलेंगे आपको समझ नहीं आएगी कि आपने एक्सप्रेशन कैसे डेवलप करना है. सम अप करूँ इस सारी चीज़ को, तो जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं, कंक्लूजन में आप अपने एस्से को सम अप भी कर सकते हैं. कंक्लूजन में आप अपने एस्से के ऊपर, सारे एस्से के ऊपर एक कमेंट्री देके तो उसमें कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं जिससे वो बेहतर समझ आए. इट कुड बी समथिंग लाइक एन एनालिसिस. और आप अपने एस्से के अंदर जब कंक्लूजन देते हैं तो फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं, जिसमें आप एक बेहतर फ्यूचर पाकिस्तान का, इंटरनेशनल कम्युनिटी का या सोसाइटी का बेहतर फ्यूचर प्रोडिक्ट करते हैं. और एक बहुत अच्छा तरीका है अपने कंक्लूजन को एंड करने का कि आप अपने कंक्लूजन को एक कोटेशन के साथ एंड करें. कोटेशन देने से पहले उसको अपने पैराग्राफ में रिलेट कर दीजिएगा, ताकि जब आप कंक्लूजन दें तो वो ऐसा लगे कि आपके पैराग्राफ में से निकला है. और आप अपने एस्से की तैयारी करते हुए आप पहले से ही कोटेशंस जो है वो तैयार कर सकते हैं. और पेपर में आप उस कोटेशन को साइड पे लिख लेंगे पहले ही, जिसमें आपने अपने एस्से को एंड करना है. एक अच्छा कंक्लूजन इज सर्टेनली गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन द एस्से दैट यू आर गोइंग टू राइट इन योर competitive examination. I hope this whole conversation in this video would help you in better understanding the significance of conclusion in writing and in producing a good essay. Thank you so much.